नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 24 अगस्त 2020। आपके सामने एक डेट दिख रही है 23 अगस्त 2020 की। ये जो डेट दिख रही है ये कल के टेस्ट के टॉपर की लिस्ट है। कल के टेस्ट में जिन लोगों ने टॉप किया है उन टॉपर्स का नाम मैं आज पहले बताऊंगा और कई बार ये छूट जाता है। फर्स्ट रैंक पर वंदना है और इन्होंने 74 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। 74 करेक्ट, एक इनकरेक्ट। टोटल इन्होंने अटेम्प्ट किया था 98 मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है। 100 में 98 मार्क्स, इतनी एक्यूरेसी अगर किसी की आती है तो वास्तव में वो तारीफ के काबिल है, काबिल तारीफ। दूसरे स्थान पर रुकैया खान है। इनका 74 मार्क क्वेश्चन में 72 सही है, एक इन्होंने छोड़ा है और 95 मार्क्स। सेकंड रैंक इनकी हो जाएगी। ये जो फर्स्ट सेकंड रैंक इन लोगों की आ रही है, इतना एक्यूरेसी इनकी आ रही है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। थर्ड रैंक पे नाज खान है तो इनका 94 मार्क्स और थर्ड रैंक पर ही नेहा राजपूत है, इनका भी 94 मार्क्स। अभय है फोर्थ रैंक पे और इसके बाद में ये 87 मार्क्स, काफी पीछे मार्क्स हैं लेकिन फोर्थ रैंक है। मोहम्मद अनवर फिफ्थ रैंक 86 मार्क्स। नितिन 85 मार्क्स के साथ सिक्स रैंक और उसके बाद में मैं ही अपनी फोटो इधर हटा ले रहा हूँ, 1 मिनट। सिक्स रैंक हो गई 85 मार्क्स के साथ में इनकी, नितिन की। और ऋषि प्रताप सिंह, तो ये जो ऋषिराज प्रताप सिंह है इनकी सेवंथ रैंक है 84 मार्क्स के साथ। और एर्थ रैंक पर है शांतनु 79 मार्क्स के साथ में। नाइन्थ रैंक पे है सुधा सिंह 78 मार्क्स और नाइन्थ रैंक पर ही है पीकेवाई का, सॉरी मुझे नाम नहीं पता है क्या है, 78 मार्क्स इनके भी हैं। और रामचंद्र जी ये 100 में 77 मार्क्स के साथ में 10th रैंक पे हैं। फिर अभिषेक वाजपेयी, गौरी, कंचन त्रिपाठी, नमिता मिश्रा, मनोज कुमार, ये आगे के नाम है। आज का जो डेली 30 है, आज के डेली 30 में हमको जो टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक करेंट अफेयर तो हम कवर करेंगे ही, साथ में आज हमको गुप्त साम्राज्य पे बात करनी है। एक एपिसोड हमने इस पे किया था लेकिन गुप्त साम्राज्य इतना बड़ा है कि उस पर एक एपिसोड से कुछ नहीं होता है, तो हमको दूसरा एपिसोड भी इस पे करना पड़ेगा और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी एपिसोड इसमें लाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और खूब प्रश्न पूछे भी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के 20 प्रश्नों को देखते हैं, फिर करंट अफेयर को देखेंगे। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। समुद्रगुप्त के बारे में आप जान लीजिए, ये कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और विद्या का संरक्षक था। और समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को संरक्षण दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कविराज की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त ने परमाक्रमांक और व्याघ्र परमाक्रमांक, अप्रतिरथ, ये भी उपाधियां धारण की थी। सिक्के पर उसके सब मुद्रित मिलती हैं। और वसुबंधु को इसने संरक्षण दिया था, अश्वघोष को इसने संरक्षण नहीं दिया था। अश्वघोष को किसने संरक्षण दिया था, अगर आपको पता है तो बताइए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी, तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से। आज के जो प्रश्न है वो समुद्रगुप्त पर है, आधे से ज्यादा प्रश्न। उसके बाद में और भी कुछ प्रश्न अलग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है और समुद्रगुप्त की दक्षिणापद विजय को राय चौधरी ने दक्षिण विजय की संज्ञा दी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है और समुद्रगुप्त की दक्षिणापद विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय, दक्षिण विजय नहीं, धर्म विजय कहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसने कहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? दो प्रश्न यहां से तैयार हो रहे हैं। ये समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त की उपाधियां नेपोलियन, भारत का धर्म प्रचार बंधु और जो मैंने बताई सब, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? व्याघ्र परमाक्रमांक अभी मैंने बताया है, अप्रतिरथ ये भी रही है और पराक्रमांक ये भी रही है, आदि वराह इसकी ये नहीं रही है उपाधि। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो उपाधियां हैं उसके सिक्कों पर मुद्रित मिलती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में
चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का एक शासक हुआ, उसका नाम उल्लिखित मिलता है, तो ये सही है। और देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्त द्वारा जो नाटक है, इस नाटक में इसके इतिहास के बारे में जानकारी जो भी मिलती है या उस समय की घटनाओं से रिलेटेड है। तो ये जो नाटक है ये विशाख दत्त ने लिखा है, कालिदास ने नहीं लिखा है। देवी चंद्रगुप्त नाटक जो है ये विशाख दत्त ने लिखा है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री और विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमांक, परम भागवत इसमें आता है। कविराज की उपाधि इसकी नहीं है क्योंकि ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसकी है, इसने नहीं धारण की थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। और दूसरा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके हाथी गुम्फा शिलालेख से होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे और शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए थे। ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि भी उसने धारण की थी। भारतीय अनुश्रुतियां उसे शाकाहारी के रूप में स्मरण करती हैं और इसके दिग्विजयों का उल्लेख जो है वो उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है, ना कि हाथी गुहा में। उदयगिरी गुहा लेख है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में काशी और मथुरा विद्या के प्रमुख केंद्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काशी और मथुरा नहीं, पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, तो पहला गलत हो गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैन जो है, तो ये दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह निवास करता था। और दूसरा है कालिदास इसी समूह में शामिल थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, बिल्कुल सही है, 9 विद्वानों में से एक थे। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर टॉप करते हैं, जिनके मार्क्स टॉप 10 में आ रहे हैं, रेगुलर वो मेहनत कर रहे हैं, जब वो एग्जाम देंगे तो उनको देखिएगा कि वो कितना बढ़िया पेपर करके आएंगे। इतना आसान नहीं होता है इतनी एक्यूरेसी बना के चलना। फ्री का टेस्ट होता है, आप सब लोग दे सकते हैं। मैंने इसको इसीलिए रखा है कि उन लोगों की भी तैयारी हो सके जो मेहनत के बल पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, बाहर कहीं नहीं जा सकते, घर में रह के तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास कोचिंग ज्वाइन करने का पैसा नहीं है, उन सब लोगों के लिए डेली 30 प्रोग्राम है। बाकी जो कोचिंग कहीं कर रहे हैं वो भी देखें, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, क्या ये सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, तो पहला तो गलत हो जाएगा, फाहियान दिया होता तो सही होता। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था, ये बिल्कुल सही है, ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल इसका काल था, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फाहियान ने अपने वृतांत में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश भी कहा था, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक बना, कौन बना? तो कुमार गुप्त प्रथम बना था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुमार गुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसने अपने शासनकाल के दौरान पुष्यमित्र को पराजित किया तथा अश्वमेध यज्ञ भी कराया। तो ये ध्यान रखना है आपको, कुमार गुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में सफलतापूर्वक 40 सालों तक शासन किया और इसने पुष्यमित्र को पराजित किया था और अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य स्कंद गुप्त के शासनारूढ़ होते ही गुप्त वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे और उसके साम्राज्य पर कई आक्रमण भी हुए। ये महत्वपूर्ण है, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है, कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण कराई, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी, किसकी? मयूर की, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा है कुमारगुप्त के सिक्कों में पता चलता है कि उसने कश्मीर पर आक्रमण किया था, उससे पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, कश्मीर पर आक्रमण किया था ऐसा कुछ कोई जिक्र नहीं मिलता, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है।
तो स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल किया था, ये बात बिल्कुल सही है। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को इसने मलेच्छ मतलब इस अभिलेख में कहा गया है, ये भी बात सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। भीतरी स्तंभलेख जो है वो उसमें कहा गया है कि प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है? पुष्यमित्र बैस, तुषास्प, सुविखास और सुई। पुष्यमित्र बैस चंद्रगुप्त के समय में थे और तुषास्प अशोक के समय में थे और सुविशाख जो थे ये रुद्रदामन के समय में थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन ये तीनों के तीनों सुदर्शन झील से संबंधित हैं, निर्माण कराने, पुनरुद्धार कराने इनसे संबंधित हैं। और ये रुद्रदामन ने इसका पुनरुद्धार कराया था और अशोक और चंद्रगुप्त इसके निर्माण से संबंधित हैं। तो चंद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। लेकिन ये जो सुई है, सुई का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। बाकी ये पुष्यमित्र बैस, तुषाप और सुविकास उन लोगों से रिलेटेड थे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि स्कंदगुप्त ने गरुड़ शैली के नए सिक्के जारी किए। गरुड़ शैली के नए सिक्के इसने नहीं जारी किए थे। और दूसरा है कि स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा। तो चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत इसने भेजा था, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर गरुड़ की जगह अगर वृषभ शैली दिया होता तो वृषभ शैली के सिक्के स्कंदगुप्त ने जारी किए थे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरओ यारो का आपको और समय मिला है तो इसके लिए अब जरूरी है कि आप और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग खूब ज्यादा मेहनत कर लें, तो एक हफ्ते वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो 1-2 मार्क्स वो ज्यादा लेके आएंगे। आप ढीला खींच जाएंगे कि अरे मेरा तो जो शेड्यूल था वही चलेगा, तो आप पीछे हो जाएंगे। और सारा गेम इसमें क्या है, मेरिट का गेम होता है। तो आप लोग खूब अच्छे से अब तैयारी करिए, है ना। और हफ्ते भर ही सही लेकिन बहुत मायने रखता है लास्ट का जो समय होता है। तो इसलिए आप उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब पेपर सॉल्व करिए और जो चीजें आपने पढ़ी उनको रिवाइज करते रहिए। अगला जो प्रश्न है, किस हूण शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला माना जाता है? इसमें जो शासक दिए हैं इसमें से मिहिरकुल जो है, मिहिरकुल और तोरमाड़, इनका नाम आपने सुना होगा। ये बहुत प्रसिद्ध हूण शासक थे और ये बौद्ध धर्म से घृणा करते थे और मूर्ति भंजक कहा गया इनको, है ना। बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला कहा गया। तो मिहिरकुल ये था जो बौद्ध धर्म से घृणा करता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुप्त शासक और उपाधियां दी हुई हैं। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज, ये सही है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, सही है। कुमारगुप्त परम भागवत, ये गलत है, क्योंकि कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेध ये उपाधियां धारण की थी। जो परम भागवत दिया हुआ है, परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये थी। अगर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता तो ये सही होता। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन का स्वरूप जनतंत्रात्मक था। और दूसरा है कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त राजधर्मानुसार शासन करता था। तो चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो बात कही गई है ये तो सही है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि राजधर्मानुसार शासन ये करता था, तो दूसरा सही है। लेकिन पहला जो दिया हुआ है कि गुप्त शासन का स्वरूप जनतंत्रात्मक था, तो गुप्त शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, जनतंत्रात्मक नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला इसमें गलत हो जाएगा। और इस तरीके से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्तों ने सामंतवादी पद्धति का अनुसरण करने के साथ साथ उसका विकास भी किया। तो सामंतवाद उस समय था, सामंतवादी पद्धति का अनुसरण भी उन्होंने किया और इसका डेवलपमेंट भी किया। सामंतों की आंतरिक नीति पर सम्राट का अंकुश नहीं होता था, ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है। और सामंतों की आंतरिक नीति पर सम्राट का अंकुश होता है ये दिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अंकुश नहीं होता था। सामंत समय समय पर राज्य के वैभव तथा प्रभुता की सूचना सम्राट को देते थे, लेकिन आंतरिक नीति पर सम्राट का अंकुश नहीं होता था। तो दूसरा गलत, पहला सही। तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2, अब यहां से करंट अफेयर शुरू हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आरओ या यूपीपीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो 6307281212 पर ज्वाइन यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस 2020 या आरओ का एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं उसके लिए आरओ 2016 लिखकर
आप भेजेंगे तो आपको इसके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप पर ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा और उस ऐप को आप डाउनलोड करके खुद भी उन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है, चंद्रयान-2 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा किया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये भी सही है। और पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट था। ये भी सही है। और चंद्रयान फर्स्ट इसरो द्वारा अक्टूबर 2010 में शुरू किया गया था। ये गलत है क्योंकि अगस्त 2009 में इसको शुरू किया गया था। अगस्त में शुरू किया गया था और 2009 में शुरू किया गया था। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? खिलाड़ी और खेल का यहाँ पर आपको मिलान करना है। ये सब तभी पूछा जाता है जब ये चर्चा में होते हैं और अभी इनको खेल रत्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल सही है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, ये भी सही है। मनिका बत्रा हॉकी, ये गलत है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टीटी याद रखिएगा। और विनेश फोगाट कुश्ती, ये सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो काला सागर तट से लगे हुए जो प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है, ये टर्की के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 302 बिलियन क्यूबिक मीटर तेल क्षेत्र की खोज यहाँ पर हुई है और देश की आयात की जो निर्भरता है वो कम होगी इससे। और तुर्की ने कहा है कि 2023 तक गैस निकालना यहाँ से वो और उपयोग करना चालू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को दी गई सलाह के मुताबिक लेट पेमेंट सरचार्ज की सीमा कितनी है? तो अगर कोई लेट पेमेंट करता है तो उसके ऊपर जो सरचार्ज लगाया जाएगा वो लेट पेमेंट सरचार्ज की जो बात की गई है वो 12% की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कई मामलों में ये 18% भी है। और ये जो है उपभोक्ता के साथ साथ डिस्काम पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी बस इतना ही इसमें पूछा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों के लिए जो विक्टिम है टेररिज्म के, तो वो मनाया जाता है 21 अगस्त को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको शुरू किया गया था और आतंकवाद के पीड़ित जो बच्चे लोग होते हैं उनके सम्मान और उनके समर्थन के लिए ये दिन मनाया जाता है और मानव और मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करने का संकल्प लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? म्यूजियम का नाम है करिए, है ना। करिए करिए जो म्यूजियम है ये अभी चर्चा में इसलिए रहा है, तुर्की में आपको मैंने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था, आपको बताया था कि वहां पर हागिया सोफिया को वहां पर विश्व धरोहर स्थल था, उसको मस्जिद में बदला गया था और उसके बाद में अब करिए या चोरा संग्रहालय इसका नाम है। इसको दूसरा नाम जो इसका है वो चोरा भी है। तो इस संग्रहालय को, इस म्यूजियम को भी मस्जिद में बदलने का काम वहां पर किया जा रहा है। कहाँ पर? टर्की में। तो ये सब काम हो रहे हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। धर्म ठीक है लेकिन किसी संस्कृति को नष्ट करके या आप कुछ ऐसी धरोहर आपके पास है उसको नष्ट करके कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपथ ऐप के बारे में निम्नलिखित में जो कथन दिए हैं उनमें बताना है आपको कौन सा सही है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। और यह राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी करेगा। तो हरिपथ ऐप नाम ही है। दोनों के दोनों सही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों के दोनों ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है ये इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। बिल्कुल सही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। तो ये संबंधित राज्य सरकार है ये नामित करती है, सही है। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अब दोनों तो सही होगा नहीं, राज्य या केंद्र करेगा, पहले भी बता चुका हूँ राज्य का। तो तीसरी इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा जो सेंटेंस है जो दिया हुआ है तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 का अधिनियम जो है उसी के तहत गठित है और 1981 में राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी गठित किया गया। तो इसमें
जो सरकार को सलाह देने का कार्य है, ये प्रावधान किया गया है कि सरकार को सलाह दिया जाएगा। और ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो संरचना है, ये राज्य सरकारों के द्वारा ही बनाई जाती है और वही इसमें सदस्यों को नामित करते हैं। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, थुम्बी महोत्सव 2020 के बारे में कौन सा सही कथन है? गलत कथन आपको बताना है। तो सही आप देखिए पहले कौन कौन से हैं। यह त्रिपुरा में पहली बार आयोजित किया जाने वाला राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। यही पहला ही गलत है, क्योंकि ये त्रिपुरा में नहीं, ये कहाँ पर हो रहा है? ये केरल में हो रहा है। तो पहला ही गलत हो जाएगा, उत्तर तो ए हो जाएगा। लेकिन इसका आधिकारिक शुभंकर पंटालू है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आरंभ 2018 में किया गया था। तो ये दोनों बातें भी सही हैं। मतलब ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2018 में शुरू किया गया था और पंटालु शुभंकर है, और पहला आप जान लीजिए केरल में आयोजित हुआ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपके अंतिम प्रश्न, जिसकी आपको बहुत बेसब्री से मतलब आप वेट करते हैं, इंतजार रहता है आपको, वो प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में की गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वन्य संरक्षण एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले मानव प्रभाव की रोकथाम के लिए ये था। इसका उद्देश्य यही है, मतलब है, था नहीं है, इसका उद्देश्य जो स्थापित करने का था वो यही था, और यही काम अभी ये कर रहा है। तो फिर से टॉपर्स को बहुत बधाई, और वो आगे टॉप करने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। और जिन लोगों को ये तैयारी करनी है सही से, वो बिल्कुल ये ना माने कि पेपर आगे बढ़ा है तो अब थोड़ा सा आज सो लेते हैं, आज आराम कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, हफ्ते भर बीत जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए 1 हफ्ते और पहले हो गया, और 7 दिन को 15 दिन में कन्वर्ट करिए। आप सोचिए कि 15 दिन आपके पास हो जाएंगे। तब आप जब अगर मानेंगे कि 1 हफ्ता और पहले हो गया, तो डबल मेहनत आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।